तो सर सेल पढ़ा दीजिए, है ना। तो पढ़ने का एक सिस्टमिक है, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाएंगे, है ना, आगे पीछे नहीं। मैं डे फर्स्ट में बोला था, शांत हो जाओ सब लोग, है ना, कि अभी जो हम लोग स्टार्ट किए वो है लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी, है ना। और इसको जब कंप्लीट करेंगे देन उसके बाद हम लोग सेल चैप्टर में आएंगे, है ना। तो लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी में तो कल सिर्फ और सिर्फ हमने क्या रखा था, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन की बात की, जो कल मैंने ऑलरेडी एनाटॉमी का डेफिनेशन बात किया था, है ना, टॉमी का डेफिनेशंस की बात की थी, है ना। और एनाटॉमी के डेफिनेशंस में अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा चीजें थी जो हमने डिटेल से ऑलमोस्ट देख लिया। बट लास्ट वर्ड्स दैट कि हमने एक चीज बताया था कि तीन वर्ड्स जो है, एक होता है टॉमी, है ना, टॉमी, और दूसरा एक क्या था, एक टॉमी, और एक क्या होता है, ओस्टोमी। ये तीन वर्ड्स है, और ये तीन वर्ड को अगर हम लोग अच्छे से सेपरेट करके समझ लेते हैं तो हम सबके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हमें तीन सर्जरी होती है, उसमें क्या चल रहा है उसके मतलब को समझे। तो पहले लिटरली एक एक मीनिंग्स को अगर हम लोग समझें तो इस टॉमी का मतलब होता है कटिंग, सिंपल क्या है, कटिंग, है ना। और इस टॉमिक का ये जो इक्टॉमिक है, इट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट, पार्शियल पार्ट या कंप्लीट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गन, है ना। तो सर्जिकल रिमूवल ऐसे लिख सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना। और ये है मेक अ होल बाय सर्जिकल प्रोसेस, है ना, मेक अ होल बाय सर्जिकल प्रोसेस या सर्जिकल प्रोसीजर्स। अब इसमें हम लोग आते हैं तो एक चीज देखते हैं कि जनरली अगर हम लोग बात करें, एक टर्म आता है लैप्रोटॉमी, लैप्रोटॉमी, ठीक है। दूसरा एक वर्ड आता है ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी, और तीसरा एक टर्म अगर हम लोग रखें उसके अकॉर्डिंगली तो वो आ जाएगा एपेंडिसेक्टोमी, है ना। तो याद इधर अगर हम लोग देखें तो यहां पर इक्टोमी है, ई से ये क्या है, ये क्या है, ओस्टोमी है, और इसके ऊपर जो है वो टॉमी। तो इन तीन वर्ड्स को हम लोग अगर सेपरेट समझ लेते हैं तो आने वाले समय में जितनी भी सर्जिकल प्रोसीजर्स है वो सबका सब बहुत आसान हो जाएगा, और बहुत आसानी के साथ आपको भी समझ में आएगा, और ताकि सर्जरी के प्रोसीजर्स में क्या चल रहा है ये भी समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि जनरली वर्ड सबसे पहले लैप्रोटॉमी, तो लैप्रोटॉमी, लैप्रो वर्ड्स जो है उसके क्या मतलब आते हैं, सबसे पहला सवाल ये आता है ना, लैप्रो का क्या मतलब आता है। लैप्रो वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्टोमक, क्या होता है, स्टोमक या एब्डोमेन इज राइट एक्यूरेट वर्ड है। लैप्रो का क्या मतलब आता है, एब्डोमेन, और टॉमी का मतलब हमने कटिंग बताया। तो अगर एक सेंटेंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कटिंग ऑफ एब्डोमेन, लेकिन ये कैसा कटिंग होगा, सर्जिकल कटिंग, है ना, सर्जिकल कटिंग ऑफ एब्डोमेन हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज समझना है, दूसरा लैप्रोटॉमी के साथ आता है ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियो वर्ड से ट्रैकिया से डिराइव किया गया, कहां से, ट्रैकिया किसको बोलते हैं हम लोग, जो हमारा विंड पाइप है, सांस की जो नली है उसको बोलते हैं। अब देखो हो कह रहा, तीनों जो वर्ड्स है, टॉमी, इक्टोमी, ओस्टोमी, तीनों सर्जिकल वर्ड्स है, और इन सारे वर्ड्स के अंदर में हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर ही करें, कट कुट का ही काम चल रहा है, लेकिन कट करने का जो टेक्निक्स है तीनों में अलग है। अगर एंडिंग विद टॉमी तो एक कंप्लीट इंसिजन को बताता है, क्या बताता है कि हमने जैसे आपको मान लो अंदर में कोई स्टोन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एब्डोमेन पे इंसिजन लगाएंगे, चाहे जैसा लगाना हो, इंसीज करके हमने हटा दिया। अब इंसिजन लगा, जैसे ओपन किया तो ये इंसिजन लगा के ओपन करना, दिस इज अ टॉमी वर्ड लगा, जब कट किया। यहां पर सेम एज अगर हम लोग कट नहीं करके
कोई होल बनाते, क्या करते, होल, सर्जिकली एक ओपनिंग बनाते। तो जस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते, कभी कभार कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि फेस कुछ दिख नहीं रहा है, या कभी कभार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत ज्यादा है, लंबे टाइम, उनको यहां पर एक होल करते हैं, और होल करने के बाद यहां से जो आर्टिफिशियल ट्यूब आता है, ईटी ट्यूब्स उसको बोलते हैं, ये ट्यूब यहां से डाल देते और फेफड़े तक डाल देते। तो यहां पर ट्रैकिया में होल किया, यहां पर ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया में होल कर, इसको बोलते क्या, होल करके ओपनिंग बना लिया, जैसे ट्रैकियोस्टोमी। तो ओस्टोमी अगर वर्ड जहां पर लिखा रहेगा तो इसका मतलब है यहां पे ऐसा सर्जिकल प्रोसेस हो रहा है जैसे आंत जिसका उलझता है, किसी का नाक फंस गया, आंत अटक गया, ऐसा कुछ होता है, तो उसमें ऑपरेट करते। अब आंत का कंडीशंस कैसा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ओस्टोमा बनाते हैं। ओस्टोमा जिसको कोलोनोस्टोमा बोलते हैं, कोलोन के अंदर में होल किया, फिर स्टमक बनाया और यहीं से स्टूल पास होता रहता 3 महीना तक ऑलमोस्ट, है ना। तो ओस्टोमी वर्ड कहीं पे भी मिलेगा तो वो सर्जिकल का कैसा प्रोसीजर चल रहा है, वहां पर होल बनाने की बात चल रही, कैसा चल रहा है। तो वो अगर क्या कहते हैं कि ट्रैकियोस्टोमी में चल रहा है तो ट्रैकिया में चल रहा है, कोलोनोस्टोमी अगर बात करेंगे तो कोलोन के अंदर में चला। तो जैसा वर्ड्स लगता जाएगा, तो मैं क्या बोला, अगर टर्म आपको लास्टली जो सफिक्सेस अगर आपको समझ में आ गया तो चाहे किसी के साथ लगा दे, आपको उससे फर्क नहीं पड़ने जाना। तीसरा वर्ड जो है, दिस इज एपेंडिसेक्टोमी, दिस इज एपेंडिसेक्टोमी। यहां क्या करता है, दिस इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, यानी इक्टोमी का मतलब होता है कि सर्जरी में कट करके किसी बॉडी के कंप्लीट पार्ट को या पार्शियल पार्ट को रिमूव कर देना, बॉडी से अलग कर देना। अपेंडी क्या कहते हैं, लैप्रोटोमी, TOMY टॉमी में क्या बोला, सिर्फ कट लगाए, उसमें कोई कट के हटा नहीं रहे, निकाल नहीं रहे। अब क्या अपेंडिक्स के ऑपरेशन में सुना होगा, या अगर जीबी का सबने सुना होगा, है ना, तो जीबी के ऑपरेशन को बोलते हैं कॉलेसेक्टोमी, है ना। तो इक्टोमी अपेंडिक्स में क्या होता है, अपेंडिक्स के सर्जरी में क्या होता है, अपेंडिक्स को काट के बॉडी से बाहर कर देते। गॉल ब्लैडर के जीबी के ऑपरेट में क्या करते, गॉल ब्लैडर निकाल के बाहर कर देते। तो इक्टोमी का मतलब वो होता है कि समथिंग कटिंग, या तो पार्शियल कटिंग या कंप्लीट कटिंग। क्या होता है, अब जैसे अपेंडिक्स में तो पूरा का पूरा अपेंडिक्स कटता है, और जैसे किसी को लीवर की सर्जरी करनी तो पूरा लीवर नहीं कटता है, उसमें क्या होता है, हिपेटेक्टोमी बोलते हैं, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्शियल पार्ट ऑफ अ लीवर। लीवर के जैसे लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर में कुछ एक पार्ट है, मैं आगे पर 8 सेगमेंट्स होते हैं कि एक आध 2 सेगमेंट्स में अगर हो गया तो सर्जिकली उस हिस्से को, पूरा हिस्से को नहीं लेकिन कुछ हिस्से को कट करके हम लोग क्या करते, रिमूव करा देते। तो अगर पार्शियल रिमूवल हो या कंप्लीट रिमूवल हो, दोनों के लिए हम लोग इक्टोमी वर्ड यूज करें। अब जिसके साथ लगा तो अपेंडिसेक्टोमी के साथ लगा दे, मतलब अपेंडिक्स का सर्जिकली कट करके बॉडी से रिमूव करना, दिस इज अपेंडिसेक्टोमी। अगर सेम एज अगर लगा दे कॉलिसेक्टोमी, तो मतलब सर्जिकली रिमूवल ऑफ क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर की बात करते हैं वहां पर। या हिपेटेक्टोमी तो मतलब कि लीवर को कट करके बाहर करने की बात कर रहे हैं सर, है ना। तो इंटेरोक्टोमी मतलब कि इंटेस्टाइन को कट करके बाहर करने की बात, रिसेक्शन जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना। तो ये 3 वर्ड का पूरा खेल ये है कि आप 3 वर्ड्स किसी के साथ लगा हुआ मिल जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज क्लियर हो जाना कि इस सर्जिकल प्रोसीजर में चल क्या रहा है। सर्जरी में 3 ही चीज होता है, या तो होल बना के प्रोसीजर किया, या तो क्या कर चीरा लगाया, जो इंसिजन जिसको बोलते हैं कट किया गया हो। तो इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं लैप्रोटोमी। लैप्रोटोमी इससे पहले भी बताऊंगा, लैप्रोटोमी बोलते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ओपन सर्जरी किसी चीज को, है ना। ओपन मतलब आजकल क्या हुआ, मशीन से होने लगे, है ना, जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपी बोलते। तो लैप्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम लोग पूरा ओपन नहीं करते इंसिजन, वो एक होल बनाते और उसका विजुअलाइजेशन इसलिए स्कोपी वर्ड वहां पर ऐड हुआ। लेकिन प्रोसीजर की बात करें तो लैप्रोस्टोमी होता है, क्या कहते हैं, लैप्रोस्टोमी होता है। लैप्रोस्टोमी करके फिर लैप्रोस्कोपी कर पाते हैं, क्योंकि लैप्रोस्टोमी का मतलब क्या हो गया कि एब्डोमेन को वहां कट नहीं करेंगे, वहां पे एब्डोमेन में क्या करेंगे, होल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, होल बनाएंगे। तो ऐसे पूरा का पूरा सर्जरी, वर्ल्ड ऑफ सर्जरी, अगर अब 2-4 अलग है, प्लास्टिक वगैरह में थोड़ा सा बदल जाता है, राफी वगैरह में बदल जाता है, लेकिन 80% ऑफ द प्रोसीजर में बोला था ये टर्म एंडिंग जो लिखा रहेगा। अब किसी की सर्जरी हुई तो होता है क्या, सर्जरी के बाद ओटी के अंदर एक नोट निकालता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओटी नोट्स बोलते हैं। कोई भी सर्जरी होगा तो एनेस्थेसिया का सिग्नेचर, डॉक्टर्स जो होते हैं, कंसल्टेंट जो सर्जन होते हैं उनका, वो ओटी नोट लिखते। तो वो तो हॉस्पिटल के लिए होगा, तो ओटी नोट में पूरा एक्सप्लेन लिखा रहता है कि कौन प्रोसीजर हमने किया, ऑस्टोमी किया, स्टोमी किया, जो भी किया। उसके बाद चलो वो ओटी के लिए होगा, तुम अंदर रहेगी। लेकिन कल को कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है
तो क्या प्रोसेस होगा, उसकी डिस्चार्ज समरी में सब कुछ लिखाता है ना। तो जब समरी में सब कुछ लिखाएगा तो आपके पास आएगा जी बताइए था क्या हुआ था, तो आपको टर्म पता होना चाहिए, ये चीज अलग। दूसरी आप किताब पढ़ोगे, किताब के अंदर ऐसे टर्म अगर किसी लास्ट में स्टोमी लिखा रहता है ऐसा सर्जिकल प्रोसेस जिसमें होल किया जा रहा है, इक्टोमी लिखा रहेगा तो ऐसा सर्जिकल प्रोसेस जिसमें कट करके बॉडी से हटाया जा रहा है। तो इस वजह से ये 3 वर्ड को एकदम अपने ब्रेन में हमेशा 24 घंटा रखो कि अगर सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बातें अगर होगी तो इंडिंग इसी के आसपास करेगा 80% ऑफ द टाइम, है ना। 10-20% में थोड़ा सा वेरिएशन होता तो उन चीजों, हमें मोस्ट कॉमन चीज की बात करनी है, ठीक है। तो ये चीजें जो हो गया वो तुम्हारा क्या कहते हैं कि ये टर्म्स हो गए। अब मैं कल एनाटॉमी के डेफिनेशंस के बारे में बात किया था, तो एनाटॉमी का डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने कल लिखा दिया था, है ना, एनाटॉमी डेफिनेशन। अब एनाटॉमी के बारे में जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो तो दूसरी टॉपिक आती है सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। क्या आता है? सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, मतलब एनाटॉमी के अंदर और क्या क्या डिवीजन ब्रांचेस है, क्या क्या। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते 1 कैडावरिक एनाटॉमी। कैडावरिक एनाटॉमी। अब कैडावरिक एनाटॉमी क्या है भाई? मैंने कल बताया कैडावर्स किसको बोलते हैं हम लोग? कैडावर्स बोलते हैं प्रिजर्व्स डेड बॉडी, जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस, अरे यार ओ आज 23 तारीख है क्या? आज 23 है ना। ठीक है, तो ये जो कैडावरिक एनाटॉमी है ना, ये क्या है? कैडावर्स है ना। अब ये जो कैडावर है फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। अब एक सवाल ये आता है और कि जब हम लोग कैडावर्स की बात करते हैं तो कैडावर जहां पर रखते हैं बेसिकली उस रूम को क्या बोलते हैं हम लोग? ये कैडावर प्रिजर्व करने का रूम होता है। कैडावर प्रिजर्व करते हैं हम लोग, है ना। ऐसा तुमने रियल में तो बहुत कम बच्चों ने देखा होगा, बट मूवीज में बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। जो डेड बॉडी जहां पे हम लोग प्रिजर्व करते उसको मॉर्चुरीज बोलते। क्या बोलते? मॉर्चुरीज रूम्स बोलते। और वहां पर इस तरह से एक बॉडी को जैसे बाहर रखा गया, ये अलग अलग सेगमेंट्स है ना, ये बॉक्स की तरह बना होता है ना, इस तरह से बॉक्स की तरह बना होता है। और सबका बजाबते उसका नॉमिनिक्लेचर्स करके, मतलब नॉमिनिक्लेचर मतलब होता क्या कि यहाँ तक कौन बॉडी रखी जाती है। सबसे पहले जिस बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, जिस बॉडी पे कोई क्लेम नहीं होता है ना, पहला तो कोई भी बॉडी होगा तो पुलिस कंप्लेन होता, पुलिस क्लेम होता है ना। तो बॉडी अगर आइडेंटिफाइड नहीं हुआ तो कोई ले नहीं जाता, कोई नहीं ले जाएगा तो उसको मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में मॉर्चुरीज में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी किसी का कुछ भी हो तो इस तरह से सारे बॉक्सेस बने होते और इसकी जो टेम्परेचर्स होती है वो बहुत मिनिमल, इसके अंदर रूम की नहीं, जो बॉक्सेस स्लाइड बॉक्स लगा हुआ उसके अंदर बहुत ही माइनस में टेम्परेचर्स होता है, जिससे कि आसानी के साथ वो क्या होता है प्रिजर्व रहता है। उसके अलावा बहुत सारे केमिकल होते हैं जैसे फॉर्मेलिन है, बहुत ऐसा चीज है जिसमें हम लोग प्रिजर्व करके रखते भी है ना, केमिकल यूजेस करके। तो ये तो खैर मर्चुडीज हुए। अब ये कैडावर हो गया। अब कैडावरिक एनाटॉमी किसको बोलेंगे? The cadaveric anatomy of those type of anatomy, the study of the structure with gross anatomy। मतलब एक लाइन में अगर बात करें वो एनाटॉमी जिसमें हम कैडावर का यूज करते हैं और ग्रॉस वर्ड यूज करते हैं उस टर्म के लिए जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ग्रॉस वर्ड किसके लिए यूज होता है? ग्रॉस विजन अगर कहीं बात होती है मतलब वो विजन जिसमें हम लोग नेकेड आई से क्या कर सकते, देख सकते। तो सेम एज अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि कैडावरिक एनाटॉमी क्या है, तो एक तरह से ग्रॉस विजुअल है, यहां हम अपनी नेकेड आई से देखेंगे। और सेम माइक्रोस्कोपिक आएगा, वो आएगा क्या कहते हैं टिश्यू को हम लोग बोलते हैं। टिश्यू जो है ये भी टाइप ऑफ एनाटॉमी है, बट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी उसमें कैसे करने विद द एडेड ऑफ आई, यानी माइक्रोस्कोप के ऐड करने के बाद तभी कर पाएंगे। लेकिन कैडावर्स के अंदर में क्या होगा, कोई भी तरह का आपको एडेड आई की जरूरत नहीं होती। अब कैडावर को पढ़ने का अप्रोचेस दो होता है, क्योंकि आज के टाइम पे कैडावर की बहुत डेफिशिएंसी है ना।
आज के टाइम पे कैडेवर मिलना बड़ा टफ हो जाता, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में ना, किसी पास एक है तो बहुत लंबे समय तक लेके चलते। तो कैडेवरिक एनाटॉमी यानी जस्ट कैडेवर अगर किसी के पास है तो इसको 2 अप्रोचेस से पढ़ा जाता है। कितने अप्रोचेस से? 2 अप्रोचेस से। तो स्टडी जो है, कैडेवरिक स्टडी जो होता है, कैडेवरिक स्टडी जो होता है वो 2 अप्रोचेस होते हैं, है ना। एक होता है रीजनल अप्रोच, दूसरा जो होता है वो सिस्टेमिक अप्रोच, है ना। अब ये रीजनल अप्रोच और सिस्टेमिक अप्रोच है क्या? देखो, रीजन ऐसे अगर वर्ड्स को हटा दे, सब छोड़ो, एनाटॉमी वगैरह छोड़ो, ऐसे अगर सिंपल वर्ड अगर हमारे पास आता है तो रीजन का मतलब एरिया होता है। क्या होता है रीजन का मतलब? कोई ये रीजन। तो बॉडी में भी हमारे अलग अलग रीजन है, जैसे बोलते दिस इज अ हेड, नेक, अपर लिम, लोअर लिम, और यहां से यहां तक को बोलते ट्रंक। तो ये अलग अलग रीजन में क्या किया गया? डिवाइड किया। हमारे बॉडी को भी क्या किया गया? अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया। कहां से कहां डिवाइड किया गया? जैसे हेड एंड नेक हो गया, हेड एक रीजन होता है, नेक एक प्रॉपर रीजन होता है। ऊपर वाले को अपर लिम्स बोलते, क्या बोलते? दोनों को अपर लिम्स हो गए। ये कमर के नीचे से नीचे वाला जो हुआ वो क्या हुआ? लोअर लिम्स हो गए। और ये बॉडी का पार्ट जो नेक, रूट ऑफ नेक से लेके ये कमर तक की अगर हम लोग बात करें, वेस्ट तक की बात करें, दिस इज अ ट्रंक। और एनाटॉमी की लैंग्वेज में ट्रंक का मतलब क्या होता है? ट्रंक का मतलब वो स्ट्रक्चर जहां से ब्रांचेस निकलता हो। अब ये हमारा ट्रंक है, तो या इधर से एक ब्रांच निकल गया, इधर से एक ब्रांच निकल गया, ऊपर एक ब्रांच निकल गया, हाथ का ये ब्रांच निकल गया। तो ऐसे कई जगह तुम्हें ट्रंक वर्ड मिलेगा, है ना। जैसे पल्मोनरी ट्रंक, वहां से आर्टरी वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तो एनाटॉमी की लैंग्वेज में ट्रंक का मतलब क्या होगा? ट्रंक का मतलब एक ऐसी बॉडी जहां से क्या निकल रहा हो? ब्रांचेस निकल रहा हो, ब्रांचेस निकल, इसलिए इसको बॉडी ट्रंक बोलते हैं। फिर बॉडी ट्रंक को अलग बोलते हैं, एब्डोमिनल रीजन है, थोरासिक रीजन है। एब्डोमिनल रीजन किसको बोलते हैं? डायफ्राम हमारे बॉडी में है। डायफ्राम के नीचे की जो पूरी कैविटी है वो क्या है? एब्डोमिनल कैविटी है। डायफ्राम के ऊपर की कैविटी है वो क्या है? थोरासिक कैविटी है। वो क्या है? थोरासिक कैविटी है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग बॉडी को रीजन में क्या कर रखे। अब चलो अपर लिम्स में भी आ जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको 4 आर्म्स बोलते हैं, इसको 4 आर्म्स बोलते हैं, इसको पाल्म बोलते हैं, है ना। तो फिर इसको भी एक छोटे छोटे रीजन में डिवाइड करते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं रीजनल अप्रोचेस। एक रीजन वर्ड समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं बॉडीज के ऊपर। सिस्टेमिक तो बड़ा आसान है, जैसे हमारे बॉडी का क्या सिस्टम है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम। टोटल कितने सिस्टम कोई बता सकते हो? टोटल नंबर ऑफ सिस्टम इन आवर बॉडी, टोटल कितने सिस्टम है? हाँ, कौन बोल रहा है? 11। हाँ सही, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? इमरान। चलो ठीक, 11 सिस्टम्स है ऑलमोस्ट, है ना। तो ऐसे हम लोग देखते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम है ना। तो अलग अलग सिस्टम है। तो जब हमारे पास कैडेवर्स होता है तो हम लोग अप्रोच 2 तरह से पढ़ सकते हैं। या तो मान लो कैडेवर है, चलो ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो पूरा उस कैडेवर में ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन पढ़ने के बाद ब्रेन से निकला क्या? स्पाइनल कोड, और फिर उसके बाद ब्रेन से निकला नर्व, पूरे बॉडी में गया, जहां जहां नर्व गया सब पढ़ लेंगे। दिस इज सिस्टमिक अप्रोच। फिर बोलेंगे चलो बच्चों आज पढ़ेंगे मान लो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट पढ़ेंगे, जहां जहां ब्लड वेसल्स गया पूरी बॉडी में पढ़ लेंगे। तो कैडेवर पे किस तरह से होगा। अब दूसरा अप्रोच जो पढ़ने का नहीं, आज पढ़ना अपर लिम, तो अपर लिम ये है। अब अपर लिम का मसल्स भी पढ़ेंगे, अपर लिम में नर्व आ रखा है वो भी पढ़ेंगे, अपर लिम में आर्टरी वेन आ रखी वो भी पढ़ेंगे, अपर लिम के और भी जो स्ट्रक्चर्स है, स्किन का स्ट्रक्चर है वो भी पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या हुआ? एक रीजन पढ़ा और उस रीजन में बाकी जितने सिस्टम के पार्ट है वो सबको पढ़ लेंगे। तो अब एक सवाल यहां पर आता है कि बेटर अप्रोच कौन है, रीजनल या सिस्टमिक? तुम लोग के हिसाब से कि यदि कैडेवर हमारे पास हो तो रीजनल पढ़ने में ज्यादा बेटर रहेगा कैडेवर पे या सिस्टमिक? क्या रहेगा? जोर से बोलो ना जी। सिस्टेमिक। क्यों रहेगा सिस्टेमिक? बोलो भाई, मैं बार बार बोलो कि बोलो, गलत होगा और क्या होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। होगा गलत, जो आज गलत करोगे तो कल सही करोगे। हाँ तो सिस्टेमिक ही क्यों? हाँ सिस्टेमिक ही क्यों? हाँ बाबू बोलो, अरे जोर से बोलो भाई। हाँ जब बोलने कह रहे हैं तो बोल नहीं रहे हो, जब बोल इधर घूम जाएंगे तो हल्ला करोगे, है ना। हाँ डिटेल में पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात। और बोलो, हाँ बोलो ना जी। तुम बोल रहे थे, हाँ नहीं बोलना, चलो देखो
एक्चुअली जब कैडेवर हमारे पास होता है तो बेटर अप्रोच इज अ रीजनल अप्रोच। क्या है? डिटेल्स पढ़ तो लेंगे। अभी मैं शुरू में बोला कि कैडेवर की डेफिशिएंसी काफी होती है, तो होता क्या है, एज ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जनरली मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा होता है, जब हम लोग भी थे अपने टाइम में, तो होता है क्या कि नॉलेज तो कम होती है लेकिन दिखाना थोड़ा ज्यादा होता है। बस मैं नॉलेज कम होती है लेकिन शो ज्यादा करना होता है। अब आपके पास कैडेवर होगा, आपको पढ़ना है, मान लो पहला दिन बोल दिया कि नर्वस सिस्टम पढ़ना, सपोज ब्रेन तक तो ठीक है, स्पाइनल कोड तक भी मिला जुला कि ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। अब नर्व बॉडी की हर जगह गई हुई, अब एक एक नर्व पढ़ोगे तो उस नर्व को निकालने के चक्कर में उसके बगल का मसल्स को ब्रेक कर दोगे, उसके बगल का आर्टरी वगैरह को कट कुट करके डैमेज कर देंगे। और जब बारी आएगी पढ़ने के मसल्स की तो वो मसल्स वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आर्टरी वहां मिलेगा नहीं मिलेगा, तो तुम कहोगे इस आदमी में आर्टरी नहीं है, इस आदमी में मसल्स नहीं, तुम्हारा अप्रोच। तो इसलिए सिस्टमिक अप्रोच में क्या होता है, कैडेवर पे या फिर क्लासरूम में पढ़ाऊंगा तो सिस्टमिक अप्रोच इज बेटर। लेकिन कैडेवर अगर हमारे पास है तो यदि हम रीजनल अप्रोच करेंगे, अब इस रीजन में पढ़ेंगे सबको भाई, इस रीजन में पढ़ेंगे आने वाले नर्व को, नर्व क्या होगा, नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। इस रीजन में पढ़ेंगे आने वाले आर्टरी वेन्स को, तो किसका पार्ट हो गया, कार्डियोवास्कुलर का पार्ट होगा। इस रीजन में पढ़ेंगे बोन को, मान लो तो स्केलेटन का पार्ट होगा। इस रीजन में पढ़ेंगे मसल सारे को, तो मस्कुलर पार्ट होगा। इस रीजन में पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को, तो क्या कहते हैं, लिम्फ नोड एंड लिम्फ वेसल्स को, तो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट हो गया। तो एक एक करके अगर हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे, इंटोगमेंट्री सिस्टम का बात हो गया। तो एक बार जब हमने अप्रोच किया तो सब कुछ पढ़ता हुआ चला गया तो डैमेज होने की चांसेस कम होता है, और जो कैडेवर है वो कम से कम कैडेवर आपका वेस्ट होगा। अदरवाइज हर एक कैडेवर पे हम लोग सिस्टमिक अप्रोच लगाना स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, एक सिस्टम तो अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन जब दूसरे सिस्टम की बारी आएगी या तीसरे सिस्टम की बारी आएगी तब तक उन बाकी सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे, बैंड बजा देंगे कट कुट करके, क्योंकि पूरा कट है ये या दिस दैट है ना। तो इन ऑन कैडेवर, जब आपके पास कैडेवर हो तो इस बेटर अप्रोच इज रीजनल अप्रोचेस होगा कि पहले अपर लिम्ब पढ़ लो या हेड एंड नेक पढ़ लो या लिम्ब पढ़ लो, ये ऐसे करके। लेकिन इन क्लासरूम में स्टडी अगर हम लोग बात करें तो बेटर अप्रोच इज सिस्टमिक अप्रोच। अब तुम्हें एक ही साथ यहां से नर्वस सब पढ़ाने लगे तो क्या होने लगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो एक सिस्टम पढ़ेंगे फिर दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे, तो क्लासरूम अप्रोच जो होता है वो, तो इसलिए हम लोग क्लासरूम अप्रोच में पढ़ेंगे सारा सिस्टमिक वेटेज में। किस वेटेज में पढ़ेंगे, सिस्टमिक अप्रोचेस में पढ़ेंगे। तो कैडेवरिक एनाटॉमी होगा। दूसरी बात आती है अब हम लोग की अप्रोचेस में, फर्स्ट हो गया ना, तो दूसरा हाँ आएगा लिविंग एनाटॉमी। क्या आएगा, लिविंग एनाटॉमी। लिविंग एनाटॉमी में क्या है भाई, देखो लिविंग एनाटॉमी बोलते किसको, सबसे पहली बात दस एनाटॉमी है तो स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज आज के बाद अभी से मतलब ये अंडरस्टूड, जितनी भी एनाटॉमी की हम लोग बात करेंगे वो होगा ह्यूमन एनाटॉमी। क्या होगा, सबका सब क्या होगा, ह्यूमन एनाटॉमी। हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है ना। तो लिविंग एनाटॉमी का मतलब है कि स्टडी ऑफ द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर या स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑन अ लिविंग बॉडी। किस पे, एक लिविंग बॉडी पर हमें स्ट्रक्चर की स्टडी करना है। तो इस चीज के अप्रोचेस जो होता करने का कई चीजें हैं, और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में आपका, आने वाले समय यानी कि जब आप पास आउट सो करके अपने क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल में जाओगे तो ये डेली बेसिस की कहानी है। और अभी मैं तुमसे पूछूंगा तो अप्रोच, कोई पेशेंट आता तो हमें अप्रोच कैसे करना होता है ये यहीं पे सब कुछ पता चल जाएगा। तो जनरली आइडियली मैं बात करता हूं अगर तुम लोग से, जनरली एक ओपीडी चेंबर सबने देखा है किसी भी डॉक्टर का, ओपीडी चेंबर समझते हो ना, जहां डॉक्टर बैठते हैं ओपीडी चेंबर, ठीक। ओपीडी चेंबर देखो हर चीज में एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, बनाने का बहुत सारे रीजन। हम लोग क्या देखते हैं कि पहला चीज ओपीडी चेंबर का होता है कि एक वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, सनलाइट का एक्सेस होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, पहला वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए, सनलाइट का एक्सेस होना चाहिए, डॉक्टर का चेयर ऐसे लुकआउट पे होना चाहिए कि उसके गेट पे, सपोज अगर इस रूम में बनाई जाए तो चेयर उधर होगा क्योंकि यहां से एंट्री है, तो गेट की जो एंट्री है उसके सामने चेयर होना चाहिए। इस वजह से कि पेशेंट की एंट्री से स्टार्ट हो जाती है कहानी। कहां से स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट की एंट्री से। तो सबसे पहला काम अगर हम लोग देखते हैं लिविंग एनाटॉमी में, एक एक करके बात करेंगे हम, तो लिविंग एनाटॉमी के अप्रोचेस में आते हैं, एक वर्ड आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑन अ लिविंग बॉडी बाय हेल्प ऑफ सम कुछ चीजें उसके हेल्प करें। इंस्पेक्शन एक इंग्लिश का भी कॉमन वर्ड है, मेडिकल में भी हम लोग यूज करते हैं। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जांच, है ना। कोई बोलते हैं इंस्पेक्शन की टीम आ रही है,
जैसे कॉलेज होता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी की टीम आती है, तो किसके लिए आती है? वो जांच करने के लिए, इंस्पेक्शन की टीम आती है, एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, बॉडीज से, है ना, काउंसिल से, सब जगह से आती है। तो पेशेंट भी जैसे ही आपके पास होता है उसको होता है इंस्पेक्शन। और पेशेंट के इंस्पेक्शन में क्या होता है? इंस्पेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है, ये ऐसा फिनोमिनन कह सकते हो, प्रोसेस है जिसमें हम पेशेंट्स को सिर्फ देख के जज करते हैं, उसमें मेरा और कोई रोल नहीं होता है। हम पेशेंट को क्या करते? देख के जजमेंट करते। यदि एक पेशेंट से सपोज अगर मैं बात करूं यहां पर कि एक पेशेंट का ये इमेज तुम्हें मैं दिखा रहा हूं, तो इसको तुम सिर्फ देख के बता सकते हो कि ये क्या प्रॉब्लम्स है ना। 23 बस है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शंस के अंदर में, तो एक ये इमेज हो गया, दूसरा इमेज ये हो चुका। या तो यार लिखाई हुआ तो पढ़ लोगे, इसके लिए हमें कुछ करना होता है, मतलब बाकी की चीज अलग है। फर्स्ट अटैम्प में अगर किसी का आंख पीला करा के आए, मतलब आंख पीला हो करके आए, है ना, तो ऐसे केस हम लोग देख के क्या बोलते? ना हमको छूने की जरूरत है, छूने की जरूरत है। अगर आंख पीला है तो इन सब कॉमनली क्या बोलते? उसको जॉन्डिस हो गया। तो किसी भी चीज को ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेशेंट को बिना टच किए सिर्फ अपने आंख से देखने के बाद एक हम जजमेंट तैयार करते हैं, दिस इज ए इंस्पेक्शन, दिस प्रोसेस। ये पेशेंट है, गेट बोलते हैं चाल को, चलने को गेट बोला जाता है ना मेडिकल टर्म में। क्या बोलते हैं? गेट। गेट मतलब ये गेट नहीं, दरवाजा नहीं, है ना, GAIT गेट जो है, ये गेट का मतलब क्या होता है? चलना। अब ये व्यक्ति चल रहा है और ये व्यक्ति चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेंडलिबर्ग गेट बोलते हैं। ट्रेंडलिबर्ग गेट जो होता है, इट इज एबनॉर्मल गेट होता है। अब कोई पेशेंट ऐसे सोचो, इस गेट को मैं बात करूं, कोई तुम्हारे सामने से पेशेंट ऐसे करके पकड़ के आएगा, पेट पकड़ के, तो इस साइन से तुमको इतना समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। क्लियर है? इससे तो कोई, इससे क्या हो रहा है? तो उस चीज के लिए तुम पेशेंट से पूछने गए, सिर्फ क्या किए? सिर्फ तुमने इंस्पेक्शन किया, मतलब तुमने सिर्फ देखा है और देखने के बाद क्या कर लिया, है ना, देखा है और देखने से तुमने एक जजमेंट क्रिएट किया कि कुछ ना कुछ पेशेंट को प्रॉब्लम इस रीजन में, पेट के राइट साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो पेशेंट को बताने से पहले तुमने लगभग, ऐसे पेशेंट आने वाला है तो क्या बताएगा, क्या बीमारी होगा, ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना सिर्फ उसके गेट को, उसके चाल को, उसके देख करके हम चीजों को जजमेंट करते, उसी चीज को हम लोग इंस्पेक्शन बोलते हैं। यहां पर बेसिकली जो हम लोग ट्रेंडलिबर्ग गेट जो होता है, ये एक ग्लूटियस मिनिमस मीडियस, ग्लूटियस मीडियस मसल्स होता है, उस मसल्स में वीकनेस होने की, ये मसल्स है यहाँ पर, है ना, ये मसल्स में वीकनेस होने की वजह से गेट बदल जाता है। ये फिजियो के डिपार्टमेंट में बहुत मिलेगा पेशेंट, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यदि सिर्फ हम पेशेंट को उसके सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन से देख करके अगर किसी चीज की तरफ अप्रोचेस करते हैं तो इंस्पेक्शन, और हर पेशेंट में इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन कभी हम उसके गेट को देखेंगे, कभी उसके बॉडी पे आए हुए, जैसे कोई स्पॉट हो गया तो वो तो देख के ही पता कर रहे हैं ना, रेड स्पॉट है, नीला। तो सबसे पहला काम होता है हमें उसका क्या करना? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बाद दूसरा प्रोसीजर हम लोग देखते हैं, दिस इज अ परकशंस। क्या करते? अच्छा, अब यहां पर मैं बोला कि चलो स्ट्रक्चरली ये गेट की अगर बात करें, जो नॉर्मल गेट नहीं है, यहां पर इसको प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम कहां है? मसल्स में आया। मसल्स कौन से? तो ग्लूटियस मिनिमस मीडियस, ग्लूटियस मीडियस मसल्स। ग्लूटियस एक मसल्स का नाम है जो हिप रीजन के मसल्स होते हैं, मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस। तो ग्लूटियस मीडियस ये मसल्स है, उस मसल्स में प्रॉब्लम आया, तो मतलब मसल्स के स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गए। तो तुमने एनाटॉमी पढ़ लिया, किस पॉइंट ऑफ लिविंग एनाटॉमी, किस पे बात कर रही है सब कुछ, है ना। कोई मरे हुए आदमी में जॉन्डिस देखने जाओगे कि जॉन्डिस है या जॉन्डिस नहीं है? करोगे जी? नहीं करोगे ना। मरे हुए आदमी को चला के देख करोगे उसका गेट कैसा चल रहा है। तो ये सारा स्टडी कहां कर रहे हैं? लिविंग पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिविंग एनाटॉमी। अब बात ये आती है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक पहला तो अप्रोच होगा इंस्पेक्शन, दूसरा क्या करना है? लिविंग एनाटॉमी। दिस परकशन, चलो ठीक है ना, पाल्पेशंस, परकशंस। पाल्पेशन पहले रहने दो। पाल्पेशंस, पाल्पेशन किसको बोलते हैं? एक वर्ड आता है पाल्पेशन, एक और वर्ड आता है, ये स्लाइस नहीं करो, अलग ही रख दो, मैं पाल्पिटेशंस आता है। पाल्पिटेशन, दोनों वर्ड में कोई डिफरेंस लग रहा है? वैसे तो बोलने से लग रहा है पाल्पेशंस एंड पाल्पिटेशन,
ये दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सब क्लिनिकल वर्ड्स भी है। पाल्पेशंस का मतलब टोटली डिफरेंट होता है, पाल्पिटेशन का मतलब टोटली डिफरेंट है। पाल्पेशन का मतलब होता है, जो पाल्पेशन है किसी भी पेशेंट्स के ऊपर अपने आप हाथ से प्रेस करके, हैंड से प्रेस करके एग्जामिन करने के प्रोसेस को। अब जैसे गया होगा डॉक्टर पास, पेट दाब के देखता है, पेट दाब के देखता है ना, जस्ट एब्डोमिनल लीवर का पाल्पेट किया, किडनी का पाल्पेट किया, है ना। या फिर कभी आपका जैसे फिजियो में तुम अगर हो तो पेशेंट को हम गेट चेक करते हैं, उठा करके मूव करा करके रेंज ऑफ मोशंस देखते हैं, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ द पाल एग्जामिनेशन। तो पाल्पेशंस एक पार्ट है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का एक पार्ट है जिसमें हम पेशेंट्स के ऊपर अपने हैंड से प्रेशर क्रिएट करके हम लोग स्ट्रक्चर की नोयत को देखते हैं। कभी हम दाब के देखते हैं और बोलते हैं अच्छा आपका लीवर बढ़ा हुआ है, तो लीवर इतना बड़ा था, बढ़ के नीचे आ गया, तो पाल्पेट करने से टच हो रहा है, तो मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, गड़बड़ हो गया, बड़ा हो गया स्ट्रक्चर, तो इसको हम लोग पाल्पेशंस बोलेंगे। और पाल्पिटेशंस किसको बोलेंगे? तुम में से कितनों को कुत्ता दौड़ाया? कभी जीवन में कुत्ता दौड़ाया है? कुत्ता जब दौड़ा देता है तो जिसने हम दौड़ा दिया तो नहीं पता चलेगा, उसके 1 मिनट बाद जब कुत्ता भाग जाता है तो तुम्हारा दिल का धड़कन कैसा रहता है? बहुत तेज हो जाता है। अभी तेज है? अभी तुम बैठे हो तो तुमको फील हो रहा है कि तुम्हारा दिल धड़क रहा है? नहीं फील हो रहा। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सर्शन जैसे कुत्ता दौड़ा दिया तो अपना ही हार्ट बीट जब खुद को सुनाई दे या खुद को फील, सुनाई नहीं दे, फील होने लगे, दिस इज अ पाल्पिटेशंस, है ना। जब अपने इंसान को खुद का हार्ट बीट फील होने लगे, सुनाई नहीं देने, साउंड अलग चीज है ना, क्या होने लगे? फील होने लगे, दिस इज अ पाल्पिटेशन। ऐसे बहुत सारे डिजीज है, थायराइड्स वगैरह में पेशेंट को अपना पाल्पिटेशन होने लगता है। हार्ट की बीमारी बोलेंगे धड़कन बढ़ा हुआ है ना, पेशेंट ये नहीं बोलेगा पाल्पिटेशन हो रहा है मेरे को, पेशेंट बोलेगा क्या बढ़ा हुआ? धड़कन बढ़ा हुआ। धड़कन बढ़ा हुआ मतलब क्या? हाँ, तो किसी भी पर्सन को यदि ऑन रेस्ट पोजीशन, मतलब ऐसे बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे और यहाँ पे पाल्पिटेशन है, दिस एबनॉर्मल पाल्पिटेशन। अब कोई दौड़ ले रहा है, ये कर रहा है, तो दिस नॉर्मल है ना, तो वो नॉर्मल होता है। वो तो फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, कुत्ता दौड़ा 1 घंटे बाद फिर से अपने आप को नॉर्मल हो जाते हैं। चलो हाँ, तो ये वे वर्ड इसके साथ इसलिए बता देता हूं कि आगे चल के कभी एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, पाल्पिटेशन एंड पाल्पेशन। तो हम लोग आते हैं पाल्पेशंस में। तो पाल्पेशंस क्या, एक इंस्पेक्टरी क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। एंड इन दिस प्रोसेस हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है किसी भी पेशेंट्स के ऊपर अपने हैंड से, पाम से उसके ऊपर प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद हमें एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ती है कि भाई पेशेंट्स का कोई चीजें स्ट्रक्चर जो है वो बढ़, जैसे यहाँ पर एक है लीवर का पाल्पिटेशन का डिफरेंट मेथड, कई मेथड्स होते, वन ऑफ दिस मेथड इज लीवर पाल्पिटेशन, है ना, ये है लीवर का पाल्पिटेशन। तो हम लोग करके देख, अब लीवर मान लो बड़ा हो जाएगा, है ना, क्या होगा, लीवर बड़ा हो गया, या कोई अलग से पेट में एक सॉलिड मास आ गया, तो हम दबाएंगे तो क्या होगा पता चल, स्प्लीन अपने साइज से बढ़ जाएगा। तो स्प्लीन जनरली बढ़ता है, होता यहाँ है लेकिन वो बढ़ता इस डायरेक्शन में, होता यहाँ है लेकिन बढ़ता कैसे, तो हमेशा स्प्लीन को यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया जाता है, इस तरह से जाते तो यहाँ से मिलने लगेगा स्प्लीन। जनरली स्प्लीन नॉट पाल्पेटेड इन द नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन में हम लीवर को दबा के चेक कर सकते हैं, पता है। मैं आगे जब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा ना एग्जामिनेशन का, मैं करके बताऊंगा लीवर को तरीका क्या होता है पाल्पेट करने का, स्प्लीन का क्या होता है। तो ऐसे कुछ भी, जैसे हम लोग पल्स देखते हैं, दैट इज ऑल्सो पाल्पेशंस, दैट इज ऑल्सो, है ना, पाल्पेशंस के सेंस में आता। तो ये अब ये प्रोसीजर किस पे करोगे, पाल्पेशन किस पे करोगे, लिविंग बॉडी पे कि मरे हुए लोगों पे? और मरे हुए लोगों पे भी करोगे तो लीवर बढ़ा हुआ मिला, क्योंकि मरने के बाद लीवर इनलार्ज हो जाता है और मरने के समय ही लीवर इनलार्ज होता है। इसलिए एक टेक्निक में अभी जस्ट बता रहा हूं, अभी तो शुरुआत है तुम्हारी, कि यदि कोई पेशेंट आ रहा है और पाल्पेट का लीवर बढ़ा हुआ और सीरियस, तो समझ लो अब ये दुनिया से जाने के वक्त टाइम पे आ चुका है। अक्सर ड्यूरिंग द डेथ लीवर इनलार्ज होता है ना। तो ये आपको ये देखो, मेडिकल में, हॉस्पिटल प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है किस पेशेंट को रखना है, किस पेशेंट को नहीं रखना है। आपको ये जिस दिन जजमेंट करने आ गया, सच कहूं तो आपको पहला इनिशियल डिसीजन आपका बेटर अगर आ गया तो ट्रीटमेंट बाद की बात होती। आपको पता ही नहीं किसको रखना, आप जिसको नहीं रखने वाला पे नहीं रखने, मतलब कि हम बहुत सारे सबको तो हम नहीं रख सकते ना। पेशेंट गांव से दरभंगा आता है, दरभंगा से पटना, पटना से दिल्ली, तो दिल्ली से भी जाने वाले अमेरिका जाते हैं ना। तो रेफरल सिस्टम हर जगह, कोई बड़ा, लोग कहते हैं ना हायर सेंटर, हमको बताओ हायर सेंटर है कौन? यहां से हम लोग बोलते तो पटना हायर सेंटर, यही बोलते हैं ना। पटना से बोलते थे दिल्ली हायर सेंटर, और दिल्ली एम से भी रेफर होकर के अमेरिका जा रहा है, कैलिफोर्निया जा रहा है। बड़े लोग वहां से भी जाते हैं ना, सुनते ना फला इलाज वहां से जाके कराया, तो रेफर होगा ना यहाँ से, तब तो जाके कराया।
वह बचा या मर गया। तो हायर सेंटर अगर सिस्टमिकली देखे तो कहीं नहीं है, हर का हायर है एक दूसरे का, खैर वो अलग बात है। तो पाल्पेशंस में हमने क्या कहा, स्ट्रक्चरली इसको फाइंड आउट करके हम लोग करते हैं। तो अभी ये तक रहने थे, कल हम लोग परकशन, देन आफ्टर परकशन उसके बाद देखेंगे अस्कल्टेशंस आएगा, एंड आफ्टर अस्कल्टेशंस हम लोग इंडोस्कोपी एंड कुछ चीजें आएगी।